हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके सीडीपी एडुकेटर दीपाली जैन कुकरेजा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इस पीडी सीरीज का 5वां दिन है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पीडी सीरीज में, जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेड एग्जाम को। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो आपके रिजल्ट हैं वो आपको सीडीपी बाय टीपी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप सभी बच्चे सीडीपी बाय टीपी पे जुड़िए और वहां पर आप अपने टेस्ट के रिजल्ट को देख सकते हैं और वहीं पर ही आपको टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे लाइव, क्योंकि इस मिनी मैराथन में हम बात करेंगे उन 20 क्वेश्चंस की जिसमें हम डेली बात करते हैं और आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वह मानते हैं कि विकास कैसा होता है। जो विकास को अलग अलग चरणों के रूप में व्याख्यात करते हैं, वो विकास को कैसा मानते हैं। अलग अलग चरणों के रूप में व्याख्यात करने की बात यहाँ पर हो रही है। वो विकास को कैसा मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, कल्चर डिपेंडेंट या फिर जेनेटिक डिपेंडेंस। कि वो कहते हैं कि जो विकास होता है ना, वो अलग अलग चरण में होता है, अलग अलग स्टेज में होता है विकास। तो बताइए वो विकास को किस रूप में मानेंगे। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से इन चार ऑप्शंस को देख के सभी प्यारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से इन चार ऑप्शंस को देखकर सभी प्यारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। तो वो कहते हैं कि जो विकास होता है, वो कहते हैं जो विकास होता है वो क्या होता है, रुक रुक कर होता है। वो जो विकास होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। डिसकॉन्टिन्यूअस, जो विकास को अलग अलग स्टेज में बांटते हैं ना, वो विकास को कहते हैं कि जो विकास होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब रुक रुक कर होता है, मतलब अलग अलग चरणों पे होता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा जो भी बच्चे हमारे दे रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, वो सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल गलत है। निरंतर, संस्कृति, अनुवांशिकता नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा डिसकॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन नंबर सेकंड, रुक रुक कर होता है विकास, ये सही आंसर है। जितने बच्चे दे रहे हैं ये, वो सभी बच्चे हमारे बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आंसर दे रहे हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है। जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कल्चर, डिसकॉन्टिन्यूअस, प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, और सेंटर से एक्सट्रीमिस्ट। तो सेंटर से एक्सट्रीमिस्ट की बात करता है प्रोक्सिमोडिस्टिल। तो जो शीर्षगामी सिद्धांत है, जो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जो विकास होता है वो सर से पैरों की ओर आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्थूल गतिक यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। स्थूल गतिक यानी कि ग्रॉस मोटर यानी कि बड़ी मसल्स की बात होगी। फिंगर को छोड़ के आपके सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे। बॉल को किक करना, सुई में धागा पिरोना, लिखना और धागे से मोती पिरोना, ये सब फिंगर का काम है। लेकिन फुटबॉल को आप पूरे बड़े पैर से लेकर ऐसे करके धकेलते हैं, हाँ या ना। तो ये आपके बड़ी मसल्स की बात है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर वन, किकिंग अ फुटबॉल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर वन, किकिंग अ फुटबॉल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विकास सर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। बताइए यहाँ पर कौन सा वो सिद्धांत है जो इस कथन को बतलाएगा कि जो विकास है
वो हेड से टो तक यानी कि सर से पैरों तक होता है। बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत ये हमें बताएगा? निरंतरता का सिद्धांत, आनुवांशिकता का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत या फिर अधोगामी सिद्धांत? तो जब सर से पैर की ओर बात होती है तो आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा? शीर्षगामी होगा, क्योंकि हेड से टो की बात प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में होती है यहाँ पर, और गति डायरेक्शन के इस नियम पे, दिशा के इस नियम पे आप सर से पैर की जब भी बात होगी तो सेफिलोकॉर्डल होगा, और अंदर से बाहर तक जो बात होगी तो प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मानव विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? अगर आप मानव विकास की बात करें, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात करें, तो मानव विकास के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतत विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न दर का सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्परिया का सिद्धांत, या फिर इनमें से सभी? तो आपको मालूम है कि जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात होती है तो ये तीनों ही उसके प्रिंसिपल है। एक तो कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, एक है डिफरेंट रेट से बढ़ने का सिद्धांत, एक है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हैं। तो जो बच्चे लगा रहे हैं उपयुक्त सभी, वो सभी बच्चे बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सटीकता से आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपकी प्यारी स्क्रीन पर, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का यह कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करते हैं? जो बच्चे होते हैं वो पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। तो ये किस सिद्धांत की बात हो रही है बाल विकास के? शीर्षगामी, अधोगामी, पारस्परिकता का संपर्क या फिर बहिष्कार? तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बड़ी मसल्स का इस्तेमाल पहले करना सीख जाता है और उसके बाद वो छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखता है। तो इसीलिए ये जो सिद्धांत है ये क्या कहलाता है? ये सिद्धांत कहलाता है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी सिद्धांत, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अधोगामी सिद्धांत इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर, लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णयों को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छे परिणाम पर आधारित करता है? बताइए लॉरेंस कोहलबर्ग का वो कौन सा सिद्धांत है? लॉरेंस कोहलबर्ग का वो कौन सा सिद्धांत है जहां बच्चा इंडिविजुअल बेस देयर जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस फॉर ग्रेटर गुड, अच्छा बनने के लिए वो सही और गलत का फैसला लेता है। राइट, इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस फॉर ग्रेटर गुड, अच्छा बनने के लिए। बताइए व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकार और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम, अच्छाई और परिणाम पे, ग्रेटर गुड की बात हो रही है, अच्छाई और परिणाम पर आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, उसको समाज में अच्छा बनना होता है, उसको समाज में अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनना होता है। और ये सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल गलत हैं, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और मैं देख पा रही हूँ बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है। फटाफट से लाइक शेयर कर दें, फटाफट से लाइक शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चों को हमारी सारी की सारी क्लासेस का पूरी तरीके से बेनिफिट मिल जाए। जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चे को हमारी क्लासेस का बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल जाए और मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ जाएं। फटाफट से शेयर कर दो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। लगातार आप लोग शेयर कर रहे हो, लगातार आप लोग लाइक कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8। नैतिक तर्क, आदर्श पारस्परिकता यानी कि आइडियल रेसिप्रोसिटी। आइडियल रेसिप्रोसिटी का जो ये गोल्डन रूल है, जो स्वर्णिम नियम है, वो किस सिद्धांत की, किस स्टेज की बात करता है? जो ये गोल्डन रूल है, आइडियल रेसिप्रोसिटी यानी कि दूसरों के सामने नाइस गर्ल बनना, दूसरों के सामने नाइस बॉय बनना, ये किस स्टेज की बात करते हैं? आइडियल रेसिप्रोसिटी जब भी आएगा तो आपने नाइस गर्ल नाइस बॉय, गुड गर्ल गुड बॉय लगाना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, गुड बॉय गुड गर्ल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, नाइस गर्ल नाइस बॉय, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइडियल रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, आप सामने वाले के सामने उसको आइडियल मान के उसके सामने अच्छा बनते हैं, सोसाइटी में अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। ये होता है आइडियल रेसिप्रोसिटी। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? यहाँ पर दिए हुए कोहलबर्ग के चरण और यहाँ पर दिए हुए उनकी विशेषता, आपको बताना है कौन से चरण की विशेषता कौन सी है जो उसके साथ मैच हो रही है। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, स से बचना, तो ये बचने की बात नहीं होती, यहाँ पर तो अपने नियम बनाने की बात होती है अपनी अंतरात्मा को देखकर। अच्छी लड़की अच्छी लड़का, आदर्श बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था सम्मान, ये गलत है। और सामाजिक अनुबंध में सेल्फ उच्छेदन नहीं होते, उसमें मेजोरिटी के अनुसार हम रूल्स को बदल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल जो है वो आइडियल रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं, आदर्श पारस्परिकता की बात करते हैं। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 10। 10th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर, 10th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। हमेशा बोलते हैं ना कि सिर्फ बच्चे को पुरस्कार देना एक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपने बच्चे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन करना है। अब बताइए पुरस्कार देने से क्या होगा, क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम होगा, क्या दोनों ही कम होंगे, क्या इंट्रिंसिक बढ़ेगा या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणाशील होगी? जो बच्चों इंटरनली बच्चा पढ़ता होगा वो अब पुरस्कार के लालच में पढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो बच्चों को मिल रही थी वो क्षीण होगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही युग्म मिलाप है? एक जगह पे दिए हैं आपको प्रेरणा के सोर्स यानी कि स्रोत, और एक जगह दिए हैं उनके प्रकार यानी कि टाइप्स। आपने टाइप्स को उनके सोर्सेस से, उनके स्रोतों से जोड़ना है। पनिशमेंट अवॉइड करना इंट्रिंसिक, कैश प्राइज लेना इंट्रिंसिक, क्यूरियोसिटी एक्सट्रिंसिक, या फिर आपका इंटरेस्ट होता है इंट्रिंसिक, इंटरेस्ट से बनता है इंट्रिंसिक। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि अगर जो आपकी रुचि अगर आप ले रहे हो तो वो क्या है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है, रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। ये रहा एजर्शन और ये रहा तर्क, ये रहा एजर्शन और ये रहा रीजन। यहाँ पर लगाइए बिकॉज और यहाँ पर लगाइए क्योंकि, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और याद रखिएगा अगर एजर्शन गलत हो जाएगा तो आप दोनों को ही गलत कर देते हैं, आप दूसरा पढ़ते ही नहीं है। ठीक है चलिए पढ़िए प्रश्न नंबर 11। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी कौशल मूल्य रिक्तियां केवल, ओहो, केवल अपने माँ बाप से सीखते हैं? नहीं, समाज में जो भी रहता है उनके आसपास, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनकी फैमिली हो गई,
कोई भी रहते हैं उनके आसपास, मीडिया हो गई, यूट्यूब हो गया, टीवी हो गया, इन सब से ही वो नई नई चीजों को सीखता है। तो सिर्फ पेरेंट ही नहीं होते, जब एक गलत है तो दोनों को ही आप लोग गलत मानोगे। ए और आर दोनों ही क्या है, फॉल्स है। ए और आर दोनों ही क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की कौन सी संस्था है। प्राथमिक यानी कि पहला समाज, यानी कि जब बच्चा इन्फेंसी में आता है, जब बच्चा पैदा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो वो सबसे पहले किससे मिलता है, वो होता है उसका प्राथमिक। तो बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलता है, और जो बाकी तीन है ये सेकेंडरी है। बाकी तीन जो आप देख पा रहे हो ये द्वितीयक समाजीकरण है, ये सेकेंडरी है। लेकिन फैमिली, परिवार बच्चे के लिए प्राथमिक समाजीकरण का तत्व क्या टाइप होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपकी प्यारी प्यारी सी स्क्रीन पर आ चुका है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित करती है। आकलन के संदर्भ में यानी कि असेसमेंट के संदर्भ में एनईपी 2020 क्या कहती है कि बच्चों के सर्वांगीण आकलन होना चाहिए, बच्चों के हर पक्ष का आकलन होना चाहिए। तो वो समेटिव की बात करती है, वो एग्जाम से लड़ने की बात करती है, वो पेंसिल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करती है, या फिर वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड की बात करती है। वो कहती है कि बच्चों के हर पक्ष का आप मूल्यांकन करें, CAP यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष का आकलन करें। हर प्रकार से बच्चे का अपने आकलन करना है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 14, 14th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर। 14th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर आ चुका है। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। जो मूल्यांकन है उसको क्या सूचित करना चाहिए, मूल्यांकन को आप क्या कहते हैं। यह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, दूसरों की तुलना में तुलना करना बच्चा हर कुछ कर सकता है। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा, या बच्चे को मंद बुद्धि कुशल बुद्धि में बांटना। तो इसका आंसर क्या होगा कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कैसे कर रहा है, इसको जानना। और जहां पर भी बच्चे के लर्निंग में गैप आ गया है उस गैप को दूर करना, यही आपके मूल्यांकन में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता और आसानी से दूसरी ओर आकर्षित, बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है, वस्तुएं खो देता है, क्योंकि ये बच्चा हमारी सेशन को लाइक नहीं करता, ना शेयर करता, तभी इसका ध्यान भटकता है। तो इसीलिए जिसका ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है उसको आप किस में रखते हैं, उसको आप ADHD की श्रेणी में रखते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में रखते हैं। विजुअल को दिखाई नहीं देगा, डिसलेक्सिक पढ़ नहीं पाएगा, और डिस्ग्राफिक जो होगा वो लिख नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 अवधान न्यूनता अति सक्रियशीलता विकार इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जिन बच्चों को श्रवण बाधिता है, यानी कि जिन बच्चों को ठीक से सुनाई नहीं देता, जिन बच्चों को ठीक से सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के समावेशन के लिए आपको क्या करना होगा। जिन बच्चों को ठीक से सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के समावेशन के लिए आपको क्या करना होगा। उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब
वो आपका चेहरा ना देख पाए, बिल्कुल सही, क्योंकि उसको सुनता नहीं है, तो वो आपके चेहरे की लिपसिंग पढ़ के समझता है। सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, सहायक तकनीकों से इस्तेमाल से बचना चाहिए, या जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो यार हर समय देना है। मेन चीज क्या है कि जब वो आपके फेस की तरफ नहीं देख रहा होगा, तब आपको उस बोलने से बचना है, बिकॉज वो आपकी बात को सुन ही नहीं पाएगा। वो आपके फेस से आपकी लिपसिंग को पहचानेगा, तभी वो आपकी बात को समझ पाता है, सुन पाता है। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 17। और फटाफट से, अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं, लगातार मैं आपके लिए मतलब विद इन 2 डेज में आपके लिए करके जा रही हूँ। बहुत प्रेशर लग रहा है, लेकिन मैं तब भी कर रही हूँ। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज बढ़िया तरीके से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल सीडीपी बाय टीपी पे जुड़ जाओ। यहीं पर आपको लिंक मिल रहा है, और यहीं पर ही आपको आपके टेस्ट के रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ओके, प्रश्न नंबर 17। शिक्षा में जो समावेशन होता है, शिक्षा में जो इंक्लूजन होता है, इसका मतलब क्या है? शिक्षा में समावेशन, शिक्षा में इंक्लूजन का मतलब क्या है? छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, या अलग विशेष विद्यालय में। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या होता है कि बच्चे अलग है, हर बच्चा अलग है, लेकिन तब भी उनको एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ाया जाता है, पूरी सुविधाओं के अनुसार। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन सेम स्कूल irrespective of their differences। ओके, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, ये रहा दावा, ये रहा कारण। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, और यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओनली 3 क्वेश्चन लेफ्ट इन योर हैंड्स। जल्दी से बकअप करें, जल्दी से पढ़ें। जितना स्पीड में करेंगे, जितना समझ समझ के करेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतने ही पेपर में गलतियां कम होंगी। तो इसीलिए स्पीड में काम करें, स्पीड में समझे, ताकि पेपर में गलतियां बिल्कुल ही कम हो। आइए, दावा ये रहा, कारण ये रहा। शिक्षक को शिक्षार्थियों की आत्मा से जुड़ना चाहिए और सीखने के सामाजिक रचनात्मक तरीकों को सुविधाजनक बनाने का प्रयास। बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए एक मित्र, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक या हस्तक्षेप करता होगा, ताकि शिक्षार्थी आसानी से सब कुछ साझा कर सके, अपने वर्जन को बेहतर। बिल्कुल सही है, जब दोनों ही सही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो लिखा है वो होगा। बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। क्योंकि जब आप बच्चे को सहायता दोगे, बच्चे को फैसिलिटेट करोगे, गाइड करोगे, इंटरवेन करोगे, तो ऑब्वियसली बच्चा अपने परफॉर्मेंस को हमेशा बेहतर ही करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या शामिल है? शिक्षार्थी केंद्र दृष्टिकोण यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या शामिल होता है? वह विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थी अपनी पहल और प्रयास होते हैं, निष्कर्ष निकालो, जो जो टीचर है वही निष्कर्ष निकाल रहे हैं, पुरानी विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या विधियां पाठ्य पुस्तक पर केंद्र है, जो पुस्तक में लिखा है सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत। ये मेथड अच्छे हैं कि जहां पर बच्चे अपना खुद इनिशिएट लगा रहे हैं, खुद एफर्ट लगा रहे हैं, और अपनी लर्निंग को खुद ही सुनिश्चित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जितने प्यारे बच्चे दे रहे हैं वो सभी बिल्कुल सही हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। 20th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम सुनिश्चित नहीं करता? इनमें से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात नहीं करता? इनमें से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात नहीं करता? आपके पास 4 ऑप्शन है।
सुरक्षित एवं सुरक्षित बाल अनुकूल विद्यालय, बिल्कुल सही है। भयमुक्त, जहां प्रत्येक बच्चा स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन का अभ्यास या छात्रों को ज्ञान के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता। तो निष्क्रिय, देखो यहाँ लिखा है डिसिप्लिन है लेकिन कंट्रोल नहीं है, पॉजिटिव डिसिप्लिन है, मतलब बच्चे अपने आप ही चुप 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 करके बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। नेगेटिव वाला ये रहा और नॉट वाला ही पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है और गलत वाला ही सही होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज की ये रिकॉर्डेड क्लास पसंद आई होगी। लगातार मैं आप सभी के लिए काम कर रही हूँ, करीब मैंने आपके लिए सारी की सारी क्लास कर दी है, रिकॉर्ड कर दी है, वो आपको मिल गई होगी। फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी ही मिलेंगे आपसे, यानी कि हम मिलेंगे सीधा सीधा कब, तो हम मिलेंगे आपको 1 जनवरी को। तो अगर आपको अपने टेस्ट के परफॉर्मेंस के बारे में पता करना है तो आप सीडीपी बाय टीपी के टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आप सीडीपी बाय दीपाली मैम को मत भूलिएगा, क्योंकि मैम जल्दी ही आपको मिलेंगी। मिस यू एवरीवन, खुश रहिए, आबाद रहिए और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेड एग्जाम। जुड़िए, मिलिए, मस्त कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी 1 जनवरी को। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।